बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम सैफ है, लेकिन सब मुझे सैफी कहते हैं। मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। बचपन से ही जिन्नात को देखना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। मेरे घर वाले मेरे इस शौक से बेखबर थे, क्योंकि मैंने घर वालों के सामने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया था। वक्त गुजरता रहा, लेकिन मुझे कोई मौका न मिला। जब मैं 10वीं जमात में पहुंचा तो मुझे पता चला कि हमारा स्कूल किसी कब्रिस्तान पर बना है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाएगी। मैंने इस काम के लिए पहली बार किसी इंसान को एतमाद में लिया कि वो मेरी मदद करेगा। वो इंसान कोई और नहीं, मेरा दोस्त था, फहीम। फहीम मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन मैंने उसे कभी भी नहीं बताया था कि मेरी ये ख्वाहिश है। लेकिन अब मुझसे रहा न गया और मैंने उससे बात की। मुझे जानकर हैरत हुई कि वो भी जिन्नात को देखना चाहता था, और वो सिर्फ इसीलिए चुप था कि मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा। अब तो जैसे मंजिल पास थी, मैं और फहीम सोचने लगे कि अब हम क्या करें। आखिरकार हम ये इरादा कर बैठे कि हम रात के वक्त स्कूल में आएंगे, लेकिन मसला ये था कि घर वालों से क्या कहेंगे कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। फहीम बोला कि यार, तू मेरे घर आने का बहाना कर लें और मैं तेरे घर आने का बहाना कर लूंगा, लेकिन एक और मसला भी है। मैंने पूछा, वो क्या? वो बोला कि स्कूल के गार्ड का क्या करेंगे। मैंने उसे बताया कि हफ्ते के दिन गार्ड अपने गांव चला जाता है और पीर की सुबह वापस आता है। बस उन्हीं 2 रातों में से किसी एक रात को अपना शौक पूरा कर लेंगे। फहीम बोला, कसम से यार, तू बहुत तेज है, पहले ही सारी इंफॉर्मेशन लेके रखी हुई है। मैंने कहा, जानी तू भी कौन सा शरीफ है, घर वालों के लिए क्या बहाना तैयार किया है। वो हंसने लगा। हफ्ते का दिन भी आ गया। मैंने घर वालों से फहीम के घर रात गुजारने की इजाजत मांगी और मुझे मिल गई। उधर फहीम भी तैयारी कर चुका था। मैंने हफ्ते की शाम फहीम को कॉल की। वो बोला, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, रात 8 बजे स्कूल के बाहर पहुंच जाना। जब 8 बजने में 10 मिनट रहते थे, मैं घर से निकल गया। पूरे 8 बजे मैं स्कूल के बाहर पहुंच गया, लेकिन फहीम अभी तक नहीं आया था। मैंने सोचा कि शायद वो डर गया है, लेकिन मैं गलत था। स्कूल के सामने वाली रोड से मुझे फहीम आता दिखाई दिया। मैंने फहीम से कहा कि अब क्या इरादा है। वो बोला कि पहले होटल से खाना खा आते हैं। हम होटल गए और खाना खाया। वहाँ काफी देर बैठे रहे। अब 10 बज चुके थे। फहीम बोला कि यार, अब चलते हैं स्कूल की तरफ। हम स्कूल की तरफ चल पड़े। हम स्कूल की पिछली तरफ से स्कूल में दाखिल हुए और मेन बिल्डिंग की तरफ चल दिए। अभी थोड़ा ही आगे गए थे, काली बिल्ली हमारे रास्ते में आकर बैठ गई। फहीम बोला, जानी पहले वार्निंग आ गई है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि बेटा जी, डर लग रहा है। वो बोला कि बकवास ना कर, मैं सीरियस हूँ। मैंने कहा, अगर डर लग रहा है तो वापस चला जा, नहीं तो दिल को मजबूत कर। जिन्नात पहला वार डर का करते हैं। उसे नाकाम बना। वो बोला और चल पड़ा आगे। हमने बिल्ली को इग्नोर किया और चल पड़े। पीछे से बिल्ली गुर्राई, मगर हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने मेन बिल्डिंग का दरवाजा खोला तो सामने वही काली बिल्ली मुंह में किसी परिंदे को लिए खड़ी थी, और हमें देखते ही बिल्ली ने परिंदे को चीर फाड़ दिया। फहीम बोला, एक और वार्निंग मिल गई है। मैंने कहा कि जानी, आयतल कुर्सी पढ़ ले। हमने बिल्ली को फिर इग्नोर किया और आगे चल पड़े। पूरे ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ 2 लाइट्स ऑन थी और कमरों में मुकम्मल अंधेरा। मैंने फहीम को बोला कि चल, सबसे पहले छत पर चलते हैं। अब की बार 3री मंजिल तक कोई अजीब बात ना हुई। 4थी मंजिल के बाद छत सरप्राइज लिए हमारे लिए तैयार थी। 4थी मंजिल पर वही काली बिल्ली खड़ी थी। अब की बार उसने सिर्फ गुर्राया और दूसरी तरफ चली गई। हम समझ गए कि अब ये 3री और आखिरी वार्निंग है। अब की बार मैंने फहीम से कहा कि जानी, क्या इरादा है,
वापस चलें या छत पर जाने का इरादा है? फहीम बोला कि यार अब तो मुझे भी देखना है कि छत पर ऐसा क्या है। हमने छत की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे जैसे हम छत के करीब हो रहे थे, दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब हम छत पर पहुंच चुके थे, लेकिन हमें हैरत हुई कि छत पर 2 बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने हमें अब तक नहीं देखा था। फहीम बोला कि यार ये बच्चे कौन हैं? मैंने कहा पूछते हैं इनसे। वो बोला कि रुक जानी, सामने वाली दीवार पर साया देख। मैंने देखा कि टंकी पर कोई बैठा था और उसका साया दीवार पर पड़ रहा था। हमने पीछे मुड़कर देखा तो टंकी पर कोई औरत बैठी थी और हम ये जानते थे कि ये कोई औरत नहीं है, कोई और मखलूक है। इसका जिस्म भी साए की तरह था। फहीम बोला कि भाग सैफी, और हम वापस नीचे की तरफ भागने लगे। नीचे आते ही हमने उन्हीं बच्चों के कह कहे सुने। अब दिल मुंह को आने लगा। थोड़ी देर पहले हम अपना शौक पूरा करने आए थे, लेकिन अब जान बचाने के लाले पड़ गए। हम नीचे आए और आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। हमने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था हमारे पीछे। फहीम बोला कि अब क्या करें? मैंने कहा वापस चलते हैं। फहीम बोला कि वापस किधर? मैं बोला नीचे। वो कहने लगा कि नीचे वही बिल्ली खड़ी है। हमने देखा तो वो काली बिल्ली आराम से खड़ी थी और अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने छत की सीढ़ियों से किसी को आते देखा। ये कोई औरत थी। हम आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। वो औरत कहने लगी, फिक्र ना करो, मैं नहीं मारूंगी तुम्हें। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, ठीक समझे तुम लोग, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं मुसलमान हूं। वहीं बोला कि हमें जाने दो। वो बोली, चले जाओ, लेकिन ये याद रखना कि ये स्कूल हमारे कब्जे में है और दोबारा इधर मत आना। और अचानक वो गायब हो गई। हमने अल्लाह का नाम लिया और वापस भागकर नीचे आने लगे, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। हर कमरे में से शोर की आवाज आ रही थी। हम गिरते पड़ते मेन बिल्डिंग के दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन बाहर पहुंचकर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। वही सन्नाटा जो आते वक्त था, वही अब भी था। हमने गार्ड के कमरे में से किसी को निकलते हुए देखा। और करने पर मालूम हुआ कि वो गार्ड ही था। उसने हमें देखा और फौरन हमारे पास भागता हुआ आया और कहने लगा, तुम लोग स्कूल के अंदर से आए हो? मैंने कहा हाँ। वो गुस्से से बोला कि पागल हो तुम लोग? फिर वो कहने लगा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमने कहा कि हम ठीक हैं। उसने पूछा कि कुछ देखा तो नहीं अंदर? मुझे और फहीम को हैरत हुई, क्योंकि हमें अंदाजा हो गया था कि इस गार्ड को सब मालूम है। वो खुद ही बोला कि मैं बहुत बार मेन बिल्डिंग की छत पर किसी को देख चुका हूं, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक तंग नहीं किया। हम अब घर आने लगे। रास्ते में फहीम बोला कि यार आज हम बच गए। आयतल कुर्सी पढ़ ली थी सही वक्त पर। मैंने कहा यार अब क्या करें, इतनी रात को कहाँ जाए? वो बोला, मेरे घर पर चलते हैं, घर में कोई नहीं है। हम उसके घर गए और फिर आराम किया। इतवार का दिन अपने घर गुजारा और पीर की सुबह हम स्कूल के लिए तैयार हुए और स्कूल पहुंच गए। लेकिन एक सवाल अब भी हमारे जहन में था कि उस चुड़ैल ने कहा था कि स्कूल पर हमारा कब्जा है। फहीम बोला, सैफी अब क्या करें, स्कूल में जाएं? मैंने कहा यार जाना तो लाजमी पड़ेगा, और वैसे भी हम अकेले थोड़ी हैं, पूरा स्कूल भरा हुआ है, हर तरफ इंसान ही इंसान है, डर कैसा? फहीम बोला, बात तो तेरी ठीक है। हम दोनों स्कूल में दाखिल होने और मेन बिल्डिंग से होते हुए अपने क्लास में जाकर बैठने तक डर रहे थे। क्लास में पहले से 10-12 लड़के मौजूद थे। अब हमें कुछ तसल्ली हुई। हमारी क्लास 3rd फ्लोर पर थी। 4th फ्लोर पर स्टोर रूम्स और बाथरूम्स थे, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर मीटिंग हॉल और स्टाफ रूम्स थे। 2nd फ्लोर पर भी क्लासरूम्स थे और 3rd फ्लोर पर भी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा और ब्रेक टाइम हो गया। मैंने फहीम से कहा कि चल कुछ खा पी आते हैं। वो बोला, नहीं, मैं बाथरूम से होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। अब हम दोनों नॉर्मल हो चुके थे और हफ्ते वाला वाकया हमारे जहन से तकरीबन निकल चुका था। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि फहीम भागता हुआ आया और उसके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो कहने लगा, यार वही चुड़ैल 4th फ्लोर वाली सीढ़ियों पर देखी,
वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने फहीम से कहा कि यार तेरा वहम होगा, 4th फ्लोर पर इतने लड़के गए होंगे ब्रेक टाइम में, उन्हें नहीं नजर आई? अब की बार फहीम भी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, हाँ यार, वहां 4th फ्लोर पर तो काफी रश था और कोई बाथरूम भी खाली नहीं था। हम कैंटीन गए और फिर क्लास में आकर बैठ गए। हमारी क्लास की 3 दीवारें थी, जबकि चौथी तरफ शीशा लगा हुआ था जिससे बाहर देखा जा सकता था। आखिरी पीरियड अभी शुरू ही हुआ था कि शीशे के बाहर मैंने उसी चुड़ैल को दोबारा देखा। वो वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी और फिर अचानक गायब हो गई, और फिर अचानक गायब हो गई। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी। आखिरकार छुट्टी हो गई। हम स्कूल से निकल गए। आते हुए मैंने फहीम को सब बताया। वो बोला, यार ये तो पीछे ही पड़ गई है। हम दोनों अपने अपने घर चले गए। उस रात हम दोनों को बहुत तेज बुखार रहा और बुखार मुसलसल 3 दिन तक रहा। हम दोनों स्कूल न जा सके। बुखार के तीसरे रोज मैंने फहीम को फोन किया और कहा, यार ये बुखार उस चुड़ैल की वजह से ही हुआ है। फहीम बोला, तैयार हो, मौलवी साहब के पास जाते हैं। फहीम हमारे मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ता था और वो अक्सर मौलवी साहब से मसाइल वगैरह पूछता रहता था, इसीलिए उसे मौलवी साहब का ख्याल आया। हम दोनों ने हिम्मत की और वहां चले गए। मौलवी साहब को सब कुछ बताया। उन्होंने दम किया और कहा कि रुको, मैं अपने उस्ताद मोहतरम से बात करता हूँ। मौलवी साहब ने अपने उस्ताद को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। वो बोले, इंतजार करो, मैं अभी आया। थोड़ी देर में वो आ गए। हमने सब कुछ उन्हें बताया। उन्होंने भी दम किया और एक एक अंगूठी हम दोनों को दे दी। उस अंगूठी में एक पत्थर जड़ा हुआ था और उस पत्थर पर आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। फिर वो बोले कि इन अंगूठियों को पहने रखना और आयतल कुर्सी पढ़ते रहना, और ये बात याद रखना कि जिन्नात से अगर डर गए तो वो और भी तंग करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो जिन्नात बाज ना आए तो मुझे फिर बुलवा लेना। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और घर आ गए। घर आते ही बुखार मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और सेहत काफी ठीक हो गई। अगले दिन हम दोनों इकट्ठे ही स्कूल गए। ब्रेक टाइम तक तो सब कुछ ही ठीक था और ब्रेक होते ही हम दोनों बाथरूम गए। बाथरूम से निकलकर मैंने मुंह धोया और शीशे में जैसे ही देखा तो शीशे पर खून से लिखा हुआ था, इस स्कूल पर हमारा कब्जा है। इतने में फहीम भी बाथरूम से बाहर निकल आया और उसने भी देख ली वो तहरीर। हमने इसे इग्नोर किया और कैंटीन चले गए। हमें उन बुजुर्ग की बात याद थी कि डरना नहीं। मैं और फहीम वापसी पर अपनी क्लास में जा रहे थे कि सामने से कोई बहुत तेजी से गुजरा। हम समझ गए कि ये वही है। फिर छुट्टी तक सब अमन रहा। मैं और फहीम स्कूल से बाहर निकले ही थे कि स्कूल के सामने छोटे कब्रिस्तान में बिल्लियों के लड़ने की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक वही काली बिल्ली एक सफेद बिल्ली को दांतों में पकड़े बाहर निकली कब्रिस्तान से और काली बिल्ली दूसरी बिल्ली को खा गई। मैं और फहीम उसे खड़े देख रहे थे। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर गया और पीछे देखा तो हमारी क्लास का एक लड़का था। वो बोला, तुम लोग कब्रिस्तान को क्यों देख रहे हो? मैंने वापस कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां काली बिल्ली नहीं थी और उस पर मजीद ये कि वहां उस सफेद बिल्ली का खून भी नहीं था। मैं समझ गया कि ये सब हमें सिर्फ डराने के लिए हो रहा है। फहीम अभी बोलने ही वाला था कि हम बिल्लियों की लड़ाई देख रहे थे कि मैंने फौरन कहा, नहीं कुछ नहीं, वैसे ही खड़े थे। वो लड़का चला गया। फहीम बोला, सैफी तूने उसे बताया क्यों नहीं बिल्लियों के बारे में? मैंने कहा, देख कहाँ हैं बिल्लियां। फहीम ने जब वापस जगह को देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वो भी समझ गया कि ये क्या चक्कर है। हम घर आ गए। अगले दिन जब स्कूल गए तो अभी क्लास शुरू होने में काफी टाइम था। मैं और फहीम ग्राउंड में टहलने लगे और हमें पता ही नहीं चला कि हम बच्चों वाले ब्लॉक की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचे तो एक बच्चा हमारी तरफ आया। उसने एक कागज हमारी तरफ फेंक दिया और कहने लगा, पढ़ लो इसे। हमने जैसे ही कागज खोला उस पर वही लिखा था, इस स्कूल पर हमारा कब्जा है। और देखते ही देखते वो बच्चा एक दरख्त में गायब हो गया। हम वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ चल पड़े और अपनी क्लास में जाकर बैठ गए। उस दिन के बाद से मुसलसल 10 दिन तक हमें वही तहरीर किसी न किसी जगह पर लिखी नजर आती या किसी कागज वगैरह पर, लेकिन वो तहरीर और वो चुड़ैल सिर्फ मुझे और फहीम को नजर आती। लेकिन हम डरते नहीं और उसे नजरअंदाज कर देते। और फिर एक दिन हमें कुछ भी देखने को ना मिला।
और हम समझ गए कि वो चुड़ैल हमसे तंग आकर खुद ही चुप हो गई है। अगले दिन हमें पता चला कि हमारे इंग्लिश के टीचर दूसरे शहर चले गए हैं अपनी फैमिली के पास, और अब वो वापस नहीं आएंगे। उस दिन एक नया टीचर आया और उसे सिलेक्ट कर लिया गया। उस टीचर का नाम हसमात गुल था। वो इंग्लिश का बहुत अच्छा टीचर था, लेकिन जैसे उसका नाम अजीब था वैसे ही उसकी हरकत भी। वो किसी से मजाक नहीं करता और उसका रवैया और बोलने का अंदाज भी बहुत अजीब था। लेकिन वो मुझे और फहीम को बहुत घूरता और गुस्से से देखता, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं। एक दिन उसने बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे और लड़कों को कहने लगा कि बताओ ये कौन से टेंस हैं। सब लड़के बताने लगे। फिर उसने कहा कि सब चुप कर जाओ, मैं जिससे पूछूं सिर्फ वो बताए। उसने आकर मेरे कांधे पर हाथ रखा, लेकिन उसके मुंह से एक चीख निकली जैसे उसे करंट लगा हो। उसके साथ ही वो बोला कि शोर ना करें। मैं भी आया और वो क्लास से बाहर निकल गया। वहीं बोला, सैफी ये क्या मामला है? मैंने कहा, यार ऐसा ना हो कि ये टीचर कोई जिन वगैरह हो। वो अंगूठी मैंने उंगली पर तो नहीं पहनी थी, लेकिन अंगूठी को मैंने बाजू पर धागे से बांध रखा था, और फहीम ने भी ऐसा ही किया था। फहीम बोला, हाँ यार तभी तो उसकी चीख निकली तुझे हाथ लगाते ही। फिर वो टीचर अंदर आया और बोला कि आज हम मजीद नहीं पढ़ेंगे बल्कि बातें करेंगे। सब लड़के खुश हो गए, लेकिन मैंने और फहीम ने मुसलसल नोट किया कि वो टीचर हमारे हाथों और गले पर मुसलसल कुछ तलाश कर रहा था। अगले दिन उस टीचर ने हमें कहा कि मैं आप सबको एक टेस्ट लिखूंगा और डरने की जरूरत नहीं, जो फेल होगा उसे मैं छुट्टी के बाद समझा दूंगा। वो टेस्ट टेंसेस का था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि सिर्फ फहीम इस टेस्ट में फेल हुआ था, बाकी पूरी क्लास पास हो गई थी। फहीम को मुझसे ज्यादा टेंसेस की समझ थी, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। टीचर ने उससे कहा कि आप छुट्टी के बाद 4th फ्लोर के सहन में आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। 4th फ्लोर पर सीढ़ियों की मुखालिफ सिम्त में एक छोटा सा खुला सहन था। जब छुट्टी हो गई तो फहीम बोला कि तू नीचे ग्राउंड में मेरा इंतजार कर, इकट्ठे जाएंगे। फहीम ऊपर चला गया और मैं नीचे। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि मेरी नजर इत्तेफाकी तौर पर मेन बिल्डिंग की छत की दीवार पर पड़ी, तो देखा कोई टांगे लटकाए बैठा है। अब पूरी कहानी मेरी समझ में आ गई, और उस टीचर ने फहीम को 4थी मंजिल पर क्यों बुलाया था ये भी समझ आ गई। मैं मेन बिल्डिंग की तरफ भागा। जैसे ही 1st फ्लोर की सीढ़ियों के पास पहुंचा तो देखा फहीम आता दिखाई दिया। मैंने कहा, तू ठीक है? वो बोला, हाँ चल अब चलते हैं। मैंने फहीम के कंधे पर बाजू रखा, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगा और वो गिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आई और मैंने फहीम का हाथ पकड़ा। उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वो तड़पने लगा जैसे उसे करंट लग रहा हो, और वो देखते ही देखते राख बन गया। अब मेरी समझ में आई कि ये फहीम नहीं था। मैं भागता हुआ ऊपर जाने लगा। 4th फ्लोर पर पहुंचा और सहन की तरफ भागा। वहां देखा तो फहीम बेहोश पड़ा था। मैंने नीचे गार्ड को देखा तो वो कुर्सी डाले बैठा हुआ था। मैंने उसे आवाज दी और कहा कि मेरा दोस्त बेहोश हो गया है। वो गार्ड भागता हुआ आया और फिर हम दोनों फहीम को लेकर नीचे आ गए। नीचे आते वक्त मेरी नजर छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी तो देखा कि वहां वो चुड़ैल खड़ी हुई थी, लेकिन वो गार्ड को क्यों नजर ना आई। मैंने ये सोचते ही गार्ड के कांधे पर हाथ रखा, लेकिन उसे करंट ना लगा। वो बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं। वो ये पूछना था कि आप क्या करेंगे। वो बोला, इसको अस्पताल ले जाएं। मैंने गार्ड को हाथ ये चेक करने के लिए लगाया था कि वो इंसान ही है या कोई और चीज उसकी शक्ल में तो नहीं आ गई मेरे पास। अब इतना साफ था कि वो चुड़ैल सिर्फ मुझे और फहीम को ही नजर आती थी, लेकिन फहीम बेहोश क्यों हुआ? वो तो चुड़ैल को पहले भी देख चुका था, तब तो उससे कुछ नहीं हुआ। ये सब बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। जब हम नीचे आए तो वहां सिर्फ सफाई करने वाले 2 बंदे थे। वो बोले, क्या हुआ इसको? मैंने कहा, ये बेहोश हो गया। वो पानी लेकर आए और फहीम पर छिड़का। फहीम उठ बैठा। मैंने पूछा, क्या हुआ था? फहीम बोला, कुछ नहीं। गार्ड ने बोला, चलो अस्पताल चलते हैं। फहीम बोला, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूं। हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। बोला, यार वो टीचर इंसान नहीं है। मैंने कहा, तुझे क्या हुआ था? वो बोला कि वो टीचर पढ़ा रहा था कि वही चुड़ैल सामने आ गई और मेरी चीख निकल गई, और वो टीचर भी जिन की शक्ल इख्तियार कर गया, और वो दोनों हंसने लगे। मैंने अपने साथ होने वाला वाकया भी उसे बताया। मैंने कहा, फहीम यार, कल तो हमें सिर्फ इस टीचर पर शक था, लेकिन अब यकीन है कि वो इंसान नहीं जिन है। फहीम बोला कि अब तो मौलवी साहब के पास जाना ही पड़ेगा।
हम उसी दिन शाम के वक्त मौलवी साहब के पास गए। उन्होंने अपने उस्ताद शाह सुलेमान अहमद को बुलाया। हमने शाह साहब को सब बात बताई। वो बोले कि जिन्नात तुम्हें डराना चाहते हैं और अगर तुम लोग डर गए तो वो तुम्हारे जिस्मों पर कब्जा कर लेंगे। शाह साहब ने हमें एक पानी दम करके दिया और कहा कि इस पानी को पूरे स्कूल में हर कोने और हर कमरे की दीवार पर छिड़क देना और छत पर भी, लेकिन याद रहे कि ये काम इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले करना होगा। उन दोनों नमाजों के बीच वाले वक्त में कर लेना। हमने इरादा किया कि ये काम आज ही करेंगे। रात इशा की नमाज पढ़कर हम दोनों स्कूल की तरफ चल पड़े। हमने रास्ते में इरादा किया कि हमें स्कूल के गार्ड को सब बताना पड़ेगा और वो भी हमारे साथ होगा पानी छिड़कते वक्त। हम स्कूल पहुंचे तो हमने स्कूल का गेट खटखटाया और गार्ड ने दरवाजा खोला और पूछा कि क्या हुआ। हमने उसे बता दिया। उसने कहा ठीक है, इसी तरफ से पानी छिड़कना शुरू करते हैं। हमने पानी छिड़कना शुरू किया। सबसे पहले स्कूल के बाहर दीवार पर तकरीबन 5 केनाल स्क्वायर पर स्कूल मुश्तमिल था। वहीं बोला कि पहले बच्चों वाले ब्लॉक की तरफ चलते हैं। हमने वहां पानी छिड़का। तकरीबन 10 कमरों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर हम ऊपर वाली मंजिल पर चल पड़े। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, काली बिल्ली ने हमारा रास्ता रोका और गुर्राने लगी। वहीं बोला सैफी, हम दोनों ने अंगूठियां पहनी हैं जबकि गार्ड ने नहीं पहनी। मैंने कहा कुछ नहीं होता और वैसे भी हम आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं। मैंने दोनों के लिए कहा कि फहीम तो गार्ड का हाथ पकड़ ले। अब हमने जैसे ही ऊपर वाली मंजिल के पहले कमरे का दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू आने लगी। गार्ड ने कमरे की लाइट ऑन की तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रुक गया। पूरे कमरे में जमीन पर खून ही खून था। फहीम बोला ये जरूरी हमें डराने के लिए हो रहा है सब कुछ। अब हम सब ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे और साथ साथ पानी छिड़कने लगे। पूरे ब्लॉक पर दिल दहला देने वाली चीखों से गूंज उठा। लेकिन हम डरे नहीं। अब सिर्फ मेन बिल्डिंग रह गई थी। हम सब उस तरफ चल पड़े, लेकिन मेन बिल्डिंग के निचले पोर्शन में हर तरफ लोग ही लोग थे। पहले तो हमें समझ ना आई कि ये क्या मामला है और इतनी रात को स्कूल में क्या हो रहा है। गार्ड बोला कि मैं नहीं जानता ये लोग कौन हैं और ये अंदर कैसे आए। मैंने कहा अभी पानी छिड़कते हैं, सब पता चल जाएगा। मैंने जैसे ही पानी छिड़का, पहली दीवार पर वो लोग चीखने लगे और हमारी तरफ आने लगे, लेकिन जैसे ही वो हमें हाथ लगाते और खुद दूर जा गिरते, उनका जिस्म फट जाता। ये मंजर बहुत दिल दहला देने वाला था। हर तरफ गोश्त के लोथड़े पड़े थे और दीवारें और जमीन खून से भरी हुई। लेकिन हम पानी छिड़कते गए। अब सिर्फ छत रह गई थी। हमने छत पर पानी छिड़का तो एक साया दीवार के साथ साथ भागता हुआ ऊपर से छलांग लगाकर नीचे चला गया। हमने देखा तो नीचे कोई नहीं था। हम पहली बार पूरी छत पर फिरे। हमने जब टंकी की दीवार पर पानी छिड़का तो टंकी से उतरने ही वाले थे कि मेरी नजर स्कूल के आखिरी कोने पर पड़ी। 4 मरले पर एक घर बना हुआ था और हमने वो पहली बार देखा था। गार्ड से उससे मुतालिक पूछा तो वो बोला कि ये कब्रिस्तान के गोरकन का घर था। सुनने में आया है कि इसकी मौत बहुत पुरस्कार हुई थी। मैंने पूछा कि क्या ये स्कूल की हुदूद में है। वो बोला हाँ। वहीं बोला तो हमें ये पहले क्यों नहीं दिखाया। गार्ड बोला जितना ये घर पुरस्कार है इतनी ही इसकी हुदूद भी। ये घर सिर्फ छत से नजर आता है क्योंकि इस घर के इर्द गिर्द 4 दीवारी है और इस 4 दीवारी पर घास उगी हुई है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बेशुमार दरख्तों ने इस 4 दीवारी को घेर रखा है। वहीं बोला इसीलिए ये हमें आज तक नजर नहीं आया। लेकिन इस 4 दीवारी को क्रॉस कैसे करेंगे। इसके पीछे इस 4 दीवारी का गेट है और इस गेट को क्रॉस करने के बाद वो घर आता है। मैंने कहा कि यार शाह साहब ने कहा था कि पूरे स्कूल में पानी छिड़कना। अब ये घर भी इस स्कूल की हुदूद में है, क्या करें। गार्ड बोला तो फिर चलते हैं इस घर में और इन जिन्नात से पीछा छुड़वाते हैं। गार्ड ने अपने कमरे से उस 4 दीवारी की गेट की चाबी उठाई। मैं और फहीम उस 4 दीवारी को देखकर हैरान थे। गार्ड ने गेट का ताला तोड़ा तो सामने घर और उस घर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। हमने वहां पानी छिड़का। अब सिर्फ घर रह गया था। गार्ड ने बड़ी इमरजेंसी टॉर्च पकड़ी। हमने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पीठ हमारी तरफ थी। फहीम बोला कि ये कौन है। मैंने कहा देखते हैं, क्योंकि इतना तो पक्का था कि ये कोई जिन्नात नहीं। अगर जिन्नात में से होता तो सामने ही ना आता। हम आगे बढ़े और जब पास पहुंचे तो हमें हैरत का झटका लगा। वो इंसान कोई और नहीं, हमारे इंग्लिश के पुराने टीचर असगर खान थे। हमें हैरत हुई कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, जबकि ये तो स्कूल छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे। फहीम ने कहा कि सैफी हाथ लगाकर चेक करते हैं।
یہ واقعی انسان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی جن ہو۔ ہم نے ہاتھ لگایا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اصغر خان ہی ہے۔ میں نے کہا وہیں پہلے سب جگہ پانی چھڑکتے ہیں، پھر سر اصغر کو لے کر اسپتال چلتے ہیں۔ ہم نے ہر جگہ پانی چھڑکا اور سر اصغر کو لے کر گارڈ کے کمرے میں چلے گئے اور انہیں وہاں چارپائی پر لٹا دیا۔ گارڈ نے کہا انہیں اسپتال نہیں مولوی صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں، یہ کوئی جنات کی شرارت ہی ہوگی۔ گارڈ نے رکشہ روکا اور ہم نے سر اصغر کو رکشے میں لٹا دیا۔ گارڈ بولا کہ تم لوگ جاؤ، میں نے کہا نہیں، تم بھی ساتھ چلو، تمہارا رات ادھر گزارنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم سر اصغر کو لے کر مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب کو سب کچھ بتایا۔ مولوی صاحب نے سر اصغر کی قمیض اتار کر سینے پر دم کیا ہوا پانی چھڑکا اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ سر اصغر ہوش میں آ گئے، لیکن انہیں کچھ یاد نہیں تھا، اپنا نام تک یاد نہیں تھا۔ مولوی صاحب شاہ صاحب کو لینے چلے گئے اور 2 منٹ بعد ہی شاہ صاحب آ گئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ شاہ صاحب آج ادھر ہی ہیں۔ شاہ صاحب نے سر اصغر کو دم کیا ہوا پانی پلایا اور سر کو وضو کروایا اور قرآن مجید سر اصغر کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی پڑھنے لگے۔ سر اصغر نے قرآن مجید پر لکھے الفاظ دیکھے اور آہستہ آہستہ پڑھنے لگے۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ شاہ صاحب نے ان سے سب کچھ پوچھا کہ تم وہاں کیسے پہنچے جب تم دوسرے شہر کا کہہ کر اسکول چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سر اصغر ان کی بات سن کر حیران ہوئے اور کہا میں نے اسکول نہیں چھوڑا اور میں کیوں دوسرے شہر جاؤں گا، میری فیملی بھی اسی شہر میں رہتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آخری بات تمہیں کیا یاد ہے؟ سر اصغر بولے کہ جس دن میں آخری کلاس لی تھی اس دن میں اسٹاف روم میں بیٹھا ٹیسٹ چیک کر رہا تھا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا۔ میں سمجھا کسی بچے کا باپ ہوگا اور میٹنگ کے لیے آیا ہوگا۔ اس نے اچانک میرے سر پر زوردار مکہ مارا، بس اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ شاہ صاحب نے ہم سے پوچھا کہ کیا حال تھا اسکول کا۔ میں نے سب بتایا۔ شاہ صاحب بولے کہ آج رات اسکول میں بھی جاؤں گا اور تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اور فہیم نے گھر فون کیا اور کہا کہ آج رات مولوی صاحب کے ساتھ ہوں گے، ایک کام ہے۔ ابو بولے ٹھیک ہے۔ انہیں پتا تھا کہ مولوی صاحب کبھی کبھی مسجد کے کام کرواتے ہیں اور کبھی کبھی مجلس علم بھی رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے آرام سے اجازت دے دی۔ ہم گھر والوں کو اسکول کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ سر اصغر نے روٹی کھائی اور پھر ہم سب چل پڑے اسکول کی طرف۔ اسکول پہنچ کر شاہ صاحب نے مولوی صاحب کو کہا کہ جو چیزیں کہی تھی وہ بیگ سے نکالو۔ شاہ صاحب نے ایک سفید چونے پر کچھ پڑھا اور ایک گول دائرہ بنایا اس چونے سے اور کہا کہ سب بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب بولے کچھ دیر بعد جنات آ کر تنگ بھی کریں گے اور ڈرائیں گے بھی، اور ہاں یاد رکھنا وہ تمہارے گھر والوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو میری اجازت کے بغیر اٹھنا نہیں۔ پھر شاہ صاحب نے مولوی صاحب کو کہا کہ آپ اپنا کام شروع کریں۔ مولوی صاحب پانی پر کچھ پڑھنے لگے۔ شاہ صاحب نے ہمیں کہا کہ تم سب سورہ ناس پڑھو، اور پھر شاہ صاحب آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد اچانک آندھی آ گئی اور پھر طوفانی بارش، اتنی بارش کہ اسکول کا گراؤنڈ پانی سے بھر گیا۔ اچانک بارش رکی اور پھر بادل گرجے اور ساتھ ہی خون کے قطرے دائرے کے باہر گرنے لگے اور پھر خون کی بارش ہونے لگی، لیکن خون کا ایک بھی قطرہ دائرے کے اندر نہیں گرا۔ کچھ دیر میں یہ سلسلہ بھی ختم ہوا۔ اب دور سے آتا کوئی دکھائی دیا۔ جب وہ پاس آیا تو پتا چلا کہ وہ فہیم کے ابو ہیں، لیکن وہ سب آنکھ کا دھوکا تھا، دراصل وہ جن تھا۔ اس نے فہیم سے کہا کہ گھر چلو، تمہاری امی بہت بیمار ہیں، لیکن سب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ پھر ایک جن آیا اور اس نے دوسرے جن کو مار دیا۔ اب وہ جن بولا کہ اگر تم لوگ دائرے سے باہر نہ نکلے تو تمہارے سب گھر والوں کو مار دوں گا۔ سب نے اس کی بات بھی سنی انسنی کر دی۔ وہ جن بھی غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چڑیل آئی جو ہمیں اسکول کی چھت پر دکھی تھی۔ وہ غصے میں تھی۔ وہ بولی کیا چاہتا ہے؟ شاہ صاحب بولے تو بتا، تو کیا چاہتی ہے، کیوں تنگ کر رہی ہے؟ وہ بولی یہ جگہ پر میرا قبضہ ہے، تو چلا جا یہاں سے، نہیں تو تجھے بھی مار دوں گی۔ شاہ صاحب نے مولوی صاحب کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ لیا اور سارا پانی اس پر پھینک دیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل گئی۔ اچانک ہر درخت، ہر طرف سے جنات بھاگ بھاگ کر آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دائرے کو گھیر لیا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ شاہ صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ تم پانی کے پیالے کو پھر سے بھرو اور اپنا عمل جاری رکھو، اور شاہ صاحب نے مجھے، فہیم، گارڈ اور سر اصغر کو ایک ایک درخت کی ٹہنی بیگ سے نکال کر دی اور کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، اور جب کوئی جن دائرے کے زیادہ قریب آئے
तो वहीं बैठे बैठे उस पर वो टहनी मार देना। और शाह साहब ऊंची आवाज में कुछ कुरानी आयत पढ़ने लगे। वो जिन मजीद गुस्से में आ गए। एक जिन भागता हुआ आया और दायरे को क्रॉस करने ही लगा था कि उसे करंट लगा और वो दूर जा गिरा। वो जिन मजीद गुस्से में आ गए और वो दायरे के मजीद करीब आ गए। हम सब उन्हें टहनियां मारने लगे। जिस जिसको टहनी लगती वो दूर जा गिरता और जल जाता। अचानक एक आवाज आई और सब जिन खामोश हो गए। एक ताकतवर जिन करीब आया और कहने लगा, तुम लोग नहीं बचोगे। शाह साहब ने मौलवी साहब से कहा कि पानी छिड़कूं इस पर। मौलवी साहब पानी छिड़कने लगे और शाह साहब ने बैग से कोई मिट्टी निकाली और उस पर कुछ पढ़कर हवा में फूंक दिया। सब जिन खांसने लगे और ऐसे लगने लगा कि वो सांस नहीं ले पा रहे। आखिरकार सब जलकर मर गए। शाह साहब ने कहा, उठो सब। और फिर शाह साहब ने एक मिट्टी से भरा हुआ प्याला लिया और उस पर कुछ पढ़कर सब दरख्तों और हर जगह थोड़ी थोड़ी लगा दी। फिर सब मस्जिद में आ गए। शाह साहब ने इल्मी बातें की और रात सबने मस्जिद में मेहमान खाने में गुजारी। सुबह उठकर नमाज पढ़ी। शाह साहब बोले कि अब इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। मैंने और फहीम ने मेरे घर जाकर नाश्ता किया और फिर फहीम के घर से बैग लिया और फिर स्कूल की तरफ चल पड़े। स्कूल पहुंचे। स्कूल में हर इंसान का चेहरा बहुत पुरसुकून नजर आ रहा था। ग्राउंड में तरोताजा हवा पहली बार महसूस हो रही थी। उस दिन पहली बार स्कूल के माहौल में बहुत सुकून था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।